आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे गजा प्लान फेज 2। अमेरिका हमास को डिसआर्म और इसराइली फौज के गजा खाली करने पर करेगा बात। तो नाज़रीन, ट्रंप इंतज़ामिया ने गजा पर इसराइल की जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सालिसी में होने वाले मुआहदे के दूसरे मरहले का आगाज़ कर दिया है। गजा में हमास के रहनुमा और दीगर फ़लस्तीनी जमातों के नुमाइंदे काहिरा में अमरीकी क़यादत में होने वाले मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए बातचीत कर रहे हैं। ताहम गजा में इसराइली जारियत और जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के दरमियान इमदाद की फराहमी और इसराइली अफवाज का इनखला एक पेचीदा मसला बन चुका है। हमास के मुताबिक बातचीत का महवर रफ़ा क्रॉसिंग की बहाली, इमदाद की तरसील और इसराइल का इनखला है। उन्होंने इसराइल पर जंगबंदी को सबुताज करने की कोशिश करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। दूसरी तरफ इसराइली हुक्काम ने गजा के मशरक़ी इलाके में येलो लाइन को अपने कंट्रोल में रखने का ऐलान किया है, जिससे फ़लस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। अमरीकी सफ़ीर स्टीव विटकोफ ने दूसरे मरहले की वजाहत करते हुए कहा कि इसका मकसद गजा में गैर अस्करी फ़लस्तीनी इंतज़ामिया का क़याम और गजा की मुकम्मल गैर अस्करियत कारी है। इसमें हमास को हथियार देने का मुतालबा भी शामिल है, लेकिन हमास इस पर तैयार नहीं है। वहीं दूसरी जानिब फ़लस्तीनी नायब सदर हुसैन अल शेख ने इस बात पर जोर दिया कि गजा के इदारे फ़लस्तीनी अथॉरिटी से जुड़े होने चाहिए ताकि यकसा हुकूमत का जो निज़ाम है वो कायम किया जा सके। मिस्र, तुर्की और कतर ने मुआहदे की हिमायत की। गजा में इंतज़ामिया के क़याम को इस्तेहकाम की जानिब एक अहम कदम करार दिया। ताहम गजा में रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइली फ़ज़ाई हमले और बुनियादी ज़रूरियात की कमी ने इस मुआहदे के मौसर निफाज पर सवालात उठाए हैं। आलमी सतह पर गजा की तामीर नौ के लिए 50 अरब डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन अब तक कम ही वादे किए गए हैं। याद रहे कि इस मुआहदे का पहला मरहला इसराइली फ़ज़ाई हमलों में फ़लस्तीनियों की हलाकतों और इमदादी सामान की कमी के साथ मुकम्मल हुआ। गजा की तबाहाल मईशत और इंसानी बहरान के बावजूद इसराइल की तरफ से इमदादी सामान की तरसील में ताख़ीर और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी है। बड़ा सवाल यह है कि गजा प्लान फेज़ 2 में अमेरिका क्या इसराइली फ़ौज से गजा खाली कराएगा और क्या हमास हथियार डालने के लिए राज़ी हो जाएगा। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, और दूसरे खास मेहमान डॉक्टर ब्रह्मदीप अलून जी जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है। प्रोफेसर खालिद साहब, अमेरिका ने नई टेक्नोक्रेट हुकूमत के साथ गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले का आगाज़ तो कर दिया। क्या कामयाबी मुमकिन है या फिर इसराइल कोई नया रखना डाल सकता है, जिस तरह का माहौल फेज़ 1 के बाद से हम देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये कहना बहुत मुश्किल है। पहले तो जो पहला मरहला है वो ही पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है जी। पहले हर मरहले में क्या क्या एक्सपेक्टेड था और क्या इसराइल को करना था, लेकिन इसराइल ने वो सब नहीं किया है, बल्कि वक्तन फवक्तन वो लोगों को मारता रहा है। वहां पर एयर रेड्स भी चलते रहे हैं और इसराइल इस चीज के बारे में बिल्कुल क्लियर है कि वो हमास को आने वाले दिनों में किसी तरह का रोल जो है वो नहीं देना चाहता जी। अगर हो भी तो बहुत ही नॉमिनल हो, लेकिन ओवरऑल सारा जो गलबा है वो इसराइल के अफवाज का हो। बहुत मुश्किल है इसराइल अपनी पूरी अफवाज वहां से निकालेगा जी। और ये भी बहुत मुश्किल है कि हमास एग्री कर लेगा कि वो टोटली डिसआर्म कर दिए जाएं। इस हमास क्लियरली कह रहा है कि हम डिसआर्म नहीं होना चाहते, ना होंगे। तो एक तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर काफी ज्यादा दोनों फ्री कैन में एक डेडलॉक होगा। दूसरी चीज ये है कि क्या इजराइल इमदाद आने देगा रफा बॉर्डर से या दूसरी जगह से? हाँ, रफा क्रॉसिंग को खोलने की बात हो रही है। वो इसको खोलने नहीं देगा पूरी तरह से, बल्कि उसको और स्क्वीज करता जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में इजराइल जो है वो कोऑपरेट करेगा, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है जी।
अब नेतन्याहू नए नए पंगे डाल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है एक और शख्स है जिसकी शायद डेड बॉडी उनके पास है, हमास के पास, जब तक वो नहीं देते हम किसी तरह का बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। जी। यानी एक नया कंडीशन जो है वो खड़ी कर दी। तो जो इजराइल है वो क्लियर है इस मामले में कि वो कंडीशंस लगाता जाएगा ताकि वो उससे भाग सके जी। और वो वहां पर अपनी फौज जो है उसको बरकरार रख सके। ठीक। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है जी। कि जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात पूरी दुनिया कर रही है, हाँ वो बहुत पीछे चला गया है। हाँ, वो कहीं इस पूरी बातचीत में यानी दिखता ही नहीं अब है। इस बातचीत में कहीं पर भी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात ही नहीं है, जिसको इजराइल सिरे से जो है खारिज कर रहा है। और साथ में ये भी है जी। कि उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी, जैसे आपने कहा कि बहुत कम लोग कमिट कर रहे हैं। हाँ सबसे पहले तो 3-4 साल इसी चीज में लग जाएंगे कि वहां पर मलबा कैसे उठाया जाए, हाँ और मलबा उठा करके डाला कहां जाए। हाँ, ये बड़ी बड़ा आप ये मसला है। देखिए एक बहुत लिमिटेड स्पेस है, और हम्म। लिमिटेड स्पेस में इतने घर हैं जो मतलब 70% टूट चुके हैं या जी। बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। उनका मलबा कहाँ पर रखा जाएगा, हाँ, और कहाँ से उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन होगी, कहाँ से पैसा आएगा। वर्ल्ड बैंक या IMF या दूसरी जगह से अगर आप सोचो कि फेज 2 वहां में से सब पैसा आ चीजें जाए। हो सकता है तय हो जाए कि फेज 2 के फौरी बाद जब देखो, पाबंदियां होंगी। मुझे नहीं पहले लगा। पहले फेज 1 कंप्लीटली लागू हो, फिर फेज 2 की बात करें। अब आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते जी हम जो ट्रम्प है वो उन्होंने एक वो टेक्नोक्रेटिक कोई टीम बनाई है, 15 मेंबरी कमेटी बनाई है, उस कमेटी का हेड जो है वो ट्रम्प होगा। लेकिन सिरे से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका या उनके जो एलाइज हैं ठीक। वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इजराइल को पता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता और मैं जो चाहूंगा वही हाँ, करूंगा। ये सिर्फ कागजी वहां पर कार्रवाई हो रही अटॉमिक है एक तरह से उसमें वो लगा हुआ है। फलस्तीन के लिए। बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, एक चीज है, फेज 2 के जो 2 अहम पॉइंट्स है उसकी बड़ी परेशानी हो रही है जो दिख रहा है, और खालिद साहब ने भी इसका जिक्र किया। एक तो ये कि हमास वो क्लियर कर चुका है कि फ़लस्तीनी स्टेट के बगैर वो हथियार नहीं डालेगा, वो इनकार कर चुका है, और इसराइल ने गज़ा में मुकम्मल तौर पर वो छोड़ना नहीं चाहता। ये 2 चीज़ें हैं। अब इन 2 चीज़ों के हवाले से फेज़ 2 क्या लगता है कि ये शुरू हो जाए, कामयाब हो जाए? देखिए सिद्दीकी भाई, मुझे मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत खुश हूँ। जी। जो गजा के बच्चों को मैंने स्कूल जाते हुए कुछ वीडियो आए, वो स्कूल जा रहे हैं। मतलब बर्बादी से बेहतर कोई बातचीत हो सकती है, बर्बादी से बेहतर जो है वो खुशहाली हो सकती है, बेशक। और बर्बादी से बेहतर कम से कम युद्ध विराम हो सकता है। हम्म। देखिए, इजराइल आक्रामक है, इसमें कोई संदेह नहीं, किसी से दुनिया से छुपा नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उसकी आक्रामकता किसी कारण से रुकती है। यदि ट्रंप की सरबराही में रुकती है तो वो बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि जो दूसरा फेज चालू हो रहा है उसमें, जिसकी मुझे भी उम्मीद नहीं थी, हमास ने बहुत संयम का परिचय दिया है। मतलब हमास ने कह दिया है, प्रशासन छोड़ने को तैयार हो गया। मतलब हमास को अब यह एहसास हो गया है कि वो कोई एक ग्रुप नहीं है, जी। वो दरअसल वहां की आवाम के लिए और आवाम का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है। तो हमास को ये जो एहसास हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है, और आने वाले समय में इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जी। वो हथियार छोड़ भी दे अभी, जी। तो भी हमास, यदि यहाँ पर गजा में शांति होती है, यदि लोगों के पक्के मकान बन जाते वापस, यदि बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि हमास की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें लग रही है, देखिए, जो बातचीत हो रही है उसमें मिस्र है, तुर्की और जॉर्डन भी शामिल है। जॉर्डन का भी एक रोल है, क्योंकि जॉर्डन और मिस्र के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब अभी तक मिस्र और जॉर्डन जो थे वो फिलिस्तीन को, खासकर रफा बॉर्डर से लेके कुछ इलाके, उनको हमेशा डर सताता था, और वो फिलिस्तीनियों को जगह देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। लेकिन अब जो काम करने का तरीका है ट्रंप का, तो ट्रंप बहुत महत्वाकांक्षी इंसान है। भूमध्य सागर के तट पर गजा सिटी है। अब यहाँ पर देखो, नाम ही टेक्नोक्रेट्स दिया, मतलब आप एक सोच देखिए ट्रंप की, ठीक है। तो अभी ये जो सत्ता है इसको कौन चलाएगा? फिलिस्तीनी विकास प्राधिकरण के अधिकारी, शायद दो
जो वहां के धर्म टेक्नोक्रेट्स मंत्री के साथ फिलिस्तीनी अथॉरिटी को भी जोड़ने की बात हो रही है, जी 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 बिल्कुल। ताकि देखिए गजा में सही से तो काम हो। जी 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 देखिए जी, तो देखिए फिलिस्तीन जो अथॉरिटी है, देखिए आप उनमें लाख बुराइयां ढूंढ ले, हम्म लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि जो यासिर अराफात ने दशकों तक जो मेहनत की थी, तो उन्होंने कम से कम वेस्ट बैंक को उस हिंसा से बचा के रखा। इतनी आक्रामकता के बावजूद इसराइल की उन्होंने वेस्ट बैंक को बचा के रखा। तो अब हम्म गजा के जो 22-23 लाख लोग हैं जो अपना सब कुछ खो चुके हैं, उनके घर भी बर्बाद हो चुके हैं, तो यदि यह बातचीत आगे बढ़ती जैसे ट्रंप आगे बढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है यदि इसमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय शामिल होता है, तो अभी तक जो है उसको इसराइल इस बात का कभी भी दावा ठोक देता है कि हम पे आतंकियों ने हमला किया, हम पे हमास ने हमला बोल दिया, हम्म तो हम पे गुरिल्ला हमला, बहुत सारे जो नाटक हैं हम्म कुल मिलाकर इसराइल के। तो कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय यदि वहां पर आता है, जी तो कम से कम रोक तो लगेगी उस पर। फिलिस्तीनियों को कुछ तो मदद होगी, गजा के लोगों का कम से कम एक घर तो खड़ा होगा। तो हम्म देखिए जी, मुझे लगता है कि ये जो शांति की शुरुआत हुई है, शांति की शुरुआत कह रहा हूं मैं, जी ये गजा के लोगों को मरहम जरूर लगाएगा। और हाँ यदि ईमानदारी से इस पर प्रयास हुआ, हम्म तो इसराइल की तमाम, देखिए अभी इसराइल सबसे बड़ा एक काम जो कर सकता है, जो मुझे लगता है कि वो सुरंगें ढूंढने के नाम पे फिलिस्तीनियों गजा के लोगों के बचे कुछ घरों को भी गिराएगा। हम्म अब वो करेगा ये काम, क्योंकि सुरंगों को लेकर तो वो हमेशा बोलता रहा है, हाँ और यही हाँ कारण है कि वो अब तो वही मलबे टारगेट पे में। है। जी, तो हम्म ऐसे में यदि अब अमेरिका, जॉर्डन, मिस्र, तुर्की जैसे लोग यदि वहां पर ये जो ममालिक है ये मिलकर अब नई इमारतें खड़ी करते हैं, तो राहत तो मिलेगी। और इन तमाम जो सारा घटनाक्रम हो रहा है, मैं उसे बहुत सकारात्मक दृष्टि से देखता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इजराइल आक्रामक है, हम्म लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में वो आता है, तो हम्म उस पर रोक लगेगी, और उस पर रोक लगने का इंतजार है। जी सिद्दीकी जी जी प्रोफेसर साहब, टेक्नोक्रेट्स के हैंडओवर होने के बाद ये सारी चीज़ें, और फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी कितनी सक्षम है गज़ा में अपने मैनेजमेंट को कायम करने के लिए, और टेक्नोक्रेट से जब जुड़ती है, और अगर ये दबाव अमरीकी सदर का है कि शुरू करना ही है, तो क्या इस दबाव को इजराइल झेलेगा? इस दबाव के बाद इजराइल पीछे हटेगा? क्योंकि ये प्लान 2 को आगे बढ़ाना ही है हर हालत में। इसके पीछे का जो देखिए अवामिल है वो सारे कारोबारी हैं। जी देखिए ऐसा है जी कि इजराइल कई फ्रंट्स के ऊपर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। हम्म यहां पर गजा में कोई भी बहाना लगा करके वो और ज्यादा नुकसान भी करेगा, हमास को बिल्कुल डीमिलिटराइज भी करेगा। हम्म और अगर कोई भी अथॉरिटी यहां पर आती है, चाहे फलस्तीनियों के साथ मिलकर के, पीएलओ के साथ, उसके ऊपर अपनी अजारादारी जरूर रखेगा, नंबर 1। हम्म दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि गजा के अलावा जो वेस्ट बैंक का है, वहां पर भी उन्होंने क्या किया है, नए कानून पास कर दिए गए हैं नई सेटलमेंट्स बसाने के लिए। जी अब वो जो नई सेटलमेंट है वो वेस्ट बैंक के परखच्चे उड़ा रही है, हाँ यू नो। जी आप ये देखिए, जी उसको छलनी छलनी किया हुआ है, और इसीलिए वो कहते हैं कि फलस्तीन है कहाँ। हम्म क्योंकि फलस्तीन की जो टेरिटरीज हैं हम्म उसमें धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं सेटलमेंट के नाम पे, और जो सेटलमेंट्स हैं उनको पूरा और वो भी गैर fortify कानूनी करके, सेटलमेंट। वो बिल्कुल, और वो सेटलमेंट जिनको पूरी दुनिया कहती है गैर कानूनी है, वहां पर अगर इसराइल आगे बढ़ रहा है, तो वो गजा में किस तरह से बर्दाश्त करेगा कोई ऐसी अथॉरिटी बने जो इसराइल से अलग होकर के या इसके बिना काम कर सके। वहां पर भी वो अपनी पूरी वो रखेगा। जी और तीसरी चीज जो है वो ये है हम्म कि इसराइल का काफी नुकसान हुआ है, जहां तक सवाल है एक इंटरनेशनल इमेज का जी इन दिनों में, जिसकी वो परवाह नहीं करता। हम्म वो उस चीज की परवाह नहीं करते कि हमारी क्या इमेज है, वो कहते हैं हमने जो करना है वो करना है। वो चीज जो है वो कंटिन्यू रहेगी। उसकी वजह यह है कि काफी हद तक अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इजराइल कंट्रोल करता है, या इजराइल समर्थन लॉबी कंट्रोल करती है, जी जिसकी वजह से इजराइल अमेरिका जो है वो इजराइल से अलग होकर के इस पूरे खित्ते को नहीं सोच सकता। चाहे वो ईरान पर हमले हो, चाहे वो सऊदी अरब के साथ दोस्ती हो, चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड हो, उसका सेंट्रल जो पॉइंट है वो इजराइल है।
हाँ। कि इजराइल को किस तरह से प्रोटेक्ट कर करके यहाँ पर एक सबसे बड़ा अपना एजेंट या गुंडा बैठा दिया जाए, जिससे सब लोग डरें और इजराइल अपनी मनमानी करता रहे। वो कर भी रहा है जी। लेकिन यही लेकिन चीज फेज जो है। 2 में प्रोफेसर साहब, फेज 2 में तो क्लियर है कि इजराइल को गजा छोड़ना है, खाली करना है, न्यू सेटलमेंट पर आगे बात होगी, लेकिन गजा तो उसको छोड़ना है पड़ेगा, ये मेन मुद्दा है देखो उसका। ऐसा है और कि फिर हमास को डिसआर्म भी होना है, दो अगर चीजें। अगर जो फर्स्ट फेज है जी। वहां पर इजराइल ने अपनी मनमानी की है, तो सेकंड फेज में मनमानी क्यों नहीं करेगा? हम्म। मुझे हमेशा इजराइल की इस चीज के ऊपर डाउट है। उसको छोड़ना पड़ेगा, ये तो आप भूल ही जाइए जी जी। कि छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़ना चाहता है या नहीं चाहता, वो इजराइल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ठीक। और मुझे नहीं लगता कि इजराइल जल्दी से गजा के इलाके को से अपनी पूरी फौजें विड्रॉ करेगा। मुझे इसमें बहुत बड़ा शक है। ठीक है ब्रह्मदीप जी, फिर फेज 2 की शुरुआत किन बातों पर होगी, उसकी बुनियाद क्या होगी? इजराइल पीछे हटेगा नहीं, हमास डिसआर्म होगा नहीं, टेक्नोक्रेट्स फिर क्या करेंगे आकर, और उनके साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी को जोड़ने की बात हो रही है, तो क्या ये फिर बातचीत रुक जाएगी? क्योंकि कोई ये 2-3 चीज़ों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि मेन मुद्दा यही है कि इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा। इसका कारण भी है जी। देखिए, हमास को किसने पैदा किया? हमास को इजराइल ने पैदा किया। मतलब जब जो गजा के लोग हैं, जो वेस्ट बैंक के लोग हैं, वो लोकतंत्र के पीछे चल रहे थे, तो उस लोकतंत्र को खतरा समझा और इजराइल ने एक ग्रुप तैयार किया और उसको टेररिस्ट ग्रुप बना दिया जी। तो इजराइल यहाँ पर बुरी तरीके से फेल होगा और उसको पता चल गया कि यासिर अराफात जो थे, उनसे ज्यादा जो खतरनाक साबित हुआ है वो हमास साबित हुआ है। हमास से वो ग्रुप है जिस यासिर अराफात से इतना नहीं डरा कभी, लेकिन हमास ने डरा दिया। तो अब हमास को कैसे कमजोर करे और हमास को कैसे हथियार छोड़ने के लिए राजी करे, इस सब के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होगा वह ये होगा कि इजराइल को पीछे हटना होगा। और इजराइल पीछे इसलिए भी हटेगा क्योंकि अमेरिका को अपनी पोजीशन यदि मध्य पूर्व में मजबूत करना है तो इजराइल पीछे हटेगा। दूसरी बात यह भी है कि इजराइल ने, देखिए ये जो 2.5 साल हो गए तकरीबन, इस दौरान इजराइल ने भी खून के आंसू पिए हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमास ने बराबर प्रतिकार किया है। और सबसे बड़ी बात है, दाद देना पड़ेगी गजा के लोगों की या फिलिस्तीनियों की। वो मर रहे हैं, वो मिट रहे हैं, उनके घर बर्बाद कर दिए गए हैं, लेकिन वो अपनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। और शायद और दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ऐसा होगा जहां पर ऐसा एक उदाहरण पेश किया गया हो कि हम अपने आप को बर्बाद कर देंगे लेकिन हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। हाँ। तो इजराइल को कम से कम ये एहसास तो हो गया कि जो 2 राष्ट्र वाला मसला, द्विराष्ट्र वाला मसला, वो अब फिलिस्तीन को मानना पड़ेगा या इजराइल को मानना पड़ेगा। और देखिए एक बात और यहाँ पर है कि नेतन्याहू कोई हमेशा तो सत्ता में रहेंगे नहीं। हाँ, आज जरूर जी इलेक्शन क्या भारी पड़ेगा पता नहीं जी, भारी पड़ेगा। तो इजराइल में सबसे अच्छी बात जो देखने में आई है कि इजराइल के कई लोग फिलिस्तीनियों के पक्ष में और नेतन्याहू के विरोध में रैलियां निकली है। जिन लोगों के जो रिश्तेदार जिनके मारे गए हैं, उन्होंने भी नेतन्याहू की आक्रामकता को भी पसंद नहीं किया है। भाई ये यही हालात है जो ईरान में हालात है कि जो वहां के जो धर्मगुरु हैं बस उनके साथ सेना खड़ी है और वो जो सेना वफादार सेना है वो देश चला रही है। तो यही हालात वहां पर है। नेतन्याहू को पसंद करने वाले लोग नहीं है वहां पर। कौन चला रहे? दक्षिणपंथी पार्टियां चला रही है, नेतन्याहू चला रहे या आईडीए चला रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ट्रंप की बात को मानकर और ट्रंप पर संदेह नहीं करना चाहिए। देखिए अभी तक आप अमेरिका और इजराइल वाला मसला है तो आप अमेरिका पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप एक ऐसे इंसान है जो अपनी आर्थिक प्रतिबद्धताओं, यहाँ अमेरिका की साख, ट्रंप की साख भी है सामने। जी बिल्कुल नहीं। एक बात कहूंगा सिद्दीकी जी, यहाँ पर देखिए अमेरिका पे आप शक कर सकते हैं इजराइल को लेकर, लेकिन जो ट्रंप है इस शख्स की जो खास बात मुझे लगती है वो आर्थिक प्रतिबद्धताओं को लेकर बहुत स्पष्ट है। मतलब उसे ऐसा लगा कि इजराइल जो है आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है
और गजा की जमीन से आर्थिक फायदा हो सकता है। और हम क्यों पैसा दे बार बार इजराइल को, क्यों वो अरबों रुपए के डॉलर के हथियार भेजे? तो ट्रंप अपने हाथ पीछे खींच लेंगे और वो नेतन्याहू को डरा भी चुके हैं। और नेतन्याहू भी इस बात को जानते हैं कि इस समय वो जहां पर खड़ा है इजराइल, यदि ट्रंप ने हाथ खींच लिए तो फिर वो बचने वाला नहीं है। यह समय बहुत ये समय बहुत महत्वपूर्ण है सिद्दीकी जी। मुझे लगता है कि अभी यासिर अराफात की मौत के बाद 2 दशक मतलब ये 2 दशक के बाद एक अच्छी शांति की उम्मीद जगी है। और अल्लाह का शुक्र है कि इजराइल भी अब इस चीज को मान रहा है, हमास भी इस बात को मान रहा है, और आने वाले अच्छे दिन हो सकते हैं गजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए। हाँ, अच्छी उम्मीद से ही आगे बढ़ने की कोशिश की ये है, लेकिन इजराइल क्या करेगा अभी वो जिस पर भी संदेह है ज़रूर। प्रोफेसर साहब, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से बात करें, आलमी बरादरी, इस माहदे का जो मौसर निफाज होना है, और ट्रंप अब इस वक्त जिस तरह से उन्होंने रिएक्शन दिया है मीडिया को, वो नहीं चाहते कि अब गज़ा में मज़ीद कुछ इस तरह के हालात देखना नहीं चाहता मैं, वो क्लियर ये कर रहे हैं। तो क्या इन इक़दामात के बीच आलमी बरादरी का क्या रोल आप देख रहे हैं? आलमी बरादरी का ये है कि यहाँ पर पीस सेटलमेंट जो है उसको स्टेबलाइज किया जाए। अगर पीस सेटलमेंट होती है, लेकिन मैं फिर ये बात दोहरा रहा हूँ जी कि मुझे इजराइल जो है उसकी इंटेंशंस के ऊपर हमेशा संदेह रहा है और रहेगा, क्योंकि इजराइल कहता कुछ है और करता कुछ है जी। उन्होंने ये देखना है कि इजराइल एज ए स्टेट कैसे स्टेबलाइज हो गए, पीस स्टेबलाइज हो चाहे ना हो। दूसरी बात यह है कि अभी हमास जो है वो काफी बुरी हालत में है जी। हमास की जो टॉप लीडरशिप, चाहे यहिया सिनवार ले लीजिए, चाहे इस्माइल हानिया ले लीजिए, उसके बाद अभी एक एडहॉक कमेटी काम चला रही है। जब एडहॉक कमेटी के बाद अभी इलेक्शन होने वाली है, उनकी नया प्रेसिडेंट बनेगा, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर नया बनेगा, उसके बाद हमास क्या व्यू पॉइंट लेता है नई सिचुएशन में, वो भी देखने की बात है। और क्या हमास अपने आप को परमानेंटली डिसआर्म कर लेगा, या सिर्फ गवर्नेंस तक ही रखेगा, या बिल्कुल ही साइड पे हो जाएगा, ये आने वाली लीडरशिप तय करेगी। क्योंकि हमास कुछ लोगों का ग्रोह नहीं है, हमास एक आइडिया है जी। और वो जो आइडिया गजा के हर शख्स के दिमाग में है, उससे वो अलग नहीं हो सकता। देखो, हमास के अगेंस्ट कितनी रैलियां हुई हैं, बहुत कम। हमास के साथ लोग चले हैं, बेशक इतना नुकसान हुआ है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का मारे जाना और बिल्कुल निहत्थे लोगों पर बम्बारमेंट करना, उसके बावजूद वो डटे रहना उसके साथ, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल। तो हमास आने वाले दिनों में अपने दाव कैसे खेलेगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हाँ, इतना जरूर है कि इजराइल जो है, हो सकता है मौका बचा रहा हो, क्योंकि इजराइल का भी नुकसान काफी हुआ है पिछले 2 साल में, उसकी इकोनॉमी तहस नहस हुई है। अब इलेक्शन का भी सामना है, फिर इलेक्शन का भी सामना है, ये सब चीजें हैं। बाकी जहां तक नेतन्याहू का सवाल है कि नेतन्याहू परमानेंट नहीं है, नेतन्याहू से भी बड़े वहां पर केसेस का सामना है, वो भी खतरा लटक रहा है, तलवार लटक रही है जी। देखिए, नेतन्याहू जो है वो एक एक्सट्रीम राइट विंग हो सकता है, लेकिन इजराइल में उससे भी बड़े राइट विंगर बैठे हुए हैं। मैं ये कहता हूं कि वो कहते हैं एक नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन डेविल। तो ये वहां पर तो उसकी कैबिनेट में ही इसने लोग बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि गजा के अंदर भी सेटलमेंट्स उसी तरह से बसाओ जिस तरह से वेस्ट बैंक में बसाई जा रही है, ताकि परमानेंटली खोखला कर दो उसको, गजा को। ये चीजें भी वहां पर चल रही हैं। तो ये सब चीजें आने वाले दिन में पता चलेंगी कि सारे फरीक किस तरह से अपना दायित्व निभाते हैं। अदरवाइज ये जो पीस सेटलमेंट है, ये सिर्फ सतही रूप पे होगी जी। ब्रह्मदीप जी, एक आखिरी सवाल, 2 मिनट मेरे पास है अभी। इस्लामिक नेटो, सऊदी, मिस्र, सऊदी, आपके तुर्की और पाकिस्तान, ये बन रहा है, और भी कई ममालिक को साथ लेना चाहते हैं, और फिर इधर फेज़ 2 की शुरुआत। ये 2 चीज़ों को कड़ी में जोड़ दिया जाए तो क्या आगे का प्लान ये मिस्र, तुर्की और कतर
इस पे कोई रोल अदा करेंगे? और इस्लामिक नेटो का यहाँ कुछ रोल देखते हैं आप गजा के हवाले से? टेक्नोक्रेट को भी लगाया जा रहा है वहाँ पर, तो क्या वो टेक्नोक्रेट इन्हीं का हिस्सा तो नहीं बनेंगे? देखिए मैं एक बात से देखिए जी, मतलब आप पाकिस्तान को पर भरोसा इस्लाम को लेकर तो नहीं कर सकते। जी। जैसे ईरान के खिलाफ जैसा पाकिस्तान, मतलब आसिम तुर्की मुनीर को तुर्की ट्रंप और सऊदी अरब है जी, इसमें मेन जी, किरदार। सऊदी अरब और तुर्की की यदि आप बात करते तो फिर भरोसा बढ़ जाता है। क्योंकि सऊदी अरब पर आप भरोसा कर सकते हैं, टर्की पर भरोसा कर सकते हैं, और कई बार हमने देखा भी है हम्म। कि एर्दोआन अपने हितों को लेकर ट्रंप के खिलाफ हो जाते हैं। पाकिस्तान में मानता नहीं है। रही बात सऊदी अरब शामिल है तो ये बात बहुत अच्छी, क्योंकि टर्की के पास भी इतना पैसा नहीं है। यूएई और सऊदी अरब यदि चाहेंगे तो इनके पास इतना पैसा है कि गजा खड़ा हो जाएगा। तो और एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि देखिए टर्की जो है तो वो नाटो का सदस्य है, और सऊदी अरब और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के भागीदार हैं। तो ये लोग मिलकर इजराइल के खिलाफ कुछ करेंगे, इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जी। इस्राइल के खिलाफ कोई देश मजबूती से खड़ा हो सकता है तो सिर्फ वो ईरान हो सकता है, जो बर्बाद होने की कगार पर आ रहा है, जहां पर विद्रोह हो रहे हैं, जो मोसाद का सामना कर रहा है, अमेरिका का सामना कर रहा है, बमबारी का सामना कर रहा है, प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन वो पूरी शिद्दत से लगा हुआ है फिलिस्तीनियों के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो लेकिन ये सब मिलकर अमेरिका पर दबाव तो बना सकते हैं, क्योंकि दोस्त भी है, फिर भत्ता भी देते हैं अपनी कुर्सी बचाने वाला। जी देखिए, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो दबाव बन सकता है वो सऊदी अरब से बन सकता है। चलिए ठीक। क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो इस्लामिक दुनिया का हकीकत में प्रतिनिधित्व करता है, और फिर जो जो इस्लाम के जो अहम धार्मिक स्थल है जी, वो सऊदी अरब है। और सऊदी अरब में दुनिया भर के इस्लामिक मुमालिक आते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सऊदी अरब बिल्कुल दबाव बना सकता है, और जो प्रिंस है हमारे सऊदी प्रिंस, उनमें ये दिखता भी है जी। तो सऊदी अरब यदि खड़ा होता है, खुलकर बोलता है फिलिस्तीन के पक्ष में, और सऊदी अरब को बोलना भी चाहिए जी, तो दबाव तो पड़ेगा, लेकिन फिर भी बिल्कुल इन सबके बीच जी उम्मीद पर दुनिया कायम है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी और खालिद साहब, आपका भी इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। बहरहाल अमेरिका ने नई टेक्नोक्रेटिक हुकूमत के साथ गजा अमन मंसूबे का जो फेज़ 2 है उसका आगाज़ कर दिया, लेकिन कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं लोग। फ़लस्तीन भी चाहता है कि उसकी अपनी शनाख्त रहे, लेकिन इसराइल इसको कैसे देख रहा है ये तस्वीर साफ होगी ये बातचीत के नतीजों के बाद। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।